Hello everyone, myself Virendra Singh and today we are going to start atomic structure. So let's begin. So atomic structure में भाई हम पूरा एटम के बारे में पढ़ेंगे. मतलब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहे होते हैं एक फिक्स पाथ में जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. तो कैसे इनकी डिस्कवरी हुई इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल की, सो सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं. सो अगर हम सबसे पहले देखें भाई, ये मैंने बनाया एटम और एटम के अंदर ये सेंटर पे हमने लिया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया, क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में होंगे और बाहर घूम रहे होते हैं फिक्स पाथ में, दे आर इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या कह सकते हैं, राइट डाउन, एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स. थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो कौन कौन से हैं थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स? दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो सबसे पहले हम देखते हैं भाई इनकी डिस्कवरी कैसे हुई. इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में. सो राइट डाउन हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भाई जिस एक्सपेरिमेंट से हुई थी ना, दैट वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. क्या उस एक्सपेरिमेंट में था वो हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में हेडिंग लिख लो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसी एक्सपेरिमेंट से इसकी डिस्कवरी हुई थी. सो राइट डाउन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो मेन रोल आता है, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, दैट वाज ऑफ जे थॉमसन. सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, राइट डाउन, electron was discovered by जे थॉमसन. इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है भाई. सो अब हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में है क्या. ऑल्दो आप लोगों ने ये 9th क्लास के अंदर भी इस बारे में पढ़ा हुआ है. अब अगर हम देखें तो एक ट्यूब होती है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ग्लास ट्यूब है, बट इसकी खासियत यह है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर लेगी. इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब. इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल की प्लेट लगा दी. मेटल की एक प्लेट को जोड़ा गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरी को जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. जैसे ये जोड़ दिया हमने. जिस नेगेटिव टर्मिनल, ये जो छोटे वाला टर्मिनल होता है ना, छोटा, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, इससे जिसको अटैच किया गया उसको बोला हमने कैथोड. सो हमारे पास ये वाला जो मेटल की प्लेट है इसको हम कैथोड बोलेंगे. और जो बड़े वाली प्लेट से जिसको अटैच किया गया, पॉजिटिव से अटैच किया गया, दैट वाज एनोड. और क्या खासियत थी, यहां पर ना टू वैक्यूम कर दिया गया. मतलब इसके अंदर एयर ट्रैप होगी, ग्लास की आसपास हमारे पास एयर है, वो एयर इसमें ट्रैप होगी. तो यहां से उस एयर को निकाल दिया गया, तो यहां हम लोग लिख देंगे टू वैक्यूम. बट ना पूरा परफेक्ट नहीं निकला. हम ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट वैक्यूम आया है. मतलब प्रेशर बहुत कम होगा, अराउंड 10 टू पावर -4 ATM के आसपास होगा. टू वैक्यूम का यही रीजन है भाई. टू वैक्यूम करने से क्या होगा, मैक्सिमम एयर यहां से निकल गई है, मैक्सिमम गैस यहां से निकल गई है, बहुत कम गैस होगी. तो हम कहेंगे गैस विल बी एट वेरी लो प्रेशर. और वो वेरी लो प्रेशर कितना होगा, हम कह देंगे नियरली अराउंड 10 टू पावर -4 ATM. सो ये टू वैक्यूम का यही रीजन है. और जो यहां वोल्टेज दी गई वो वेरी हाई वोल्टेज दी गई, और यहां पर जो वोल्टेज सप्लाई की गई दैट वाज हाई वोल्टेज, वो अराउंड 10 टू पावर 4 वोल्ट के आसपास थी. सो 10 टू पावर 4 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज दी गई, बहुत हाई वोल्टेज दी गई, और गैस का प्रेशर बहुत कम किया गया. तो यहां क्या ऑब्जर्व हुआ भाई,
जो ये हमने ऊपर लिखा है एनोड, इस एनोड के पीछे जो ये ग्लास वॉल है इसके ऊपर ग्रीनिश ग्लो दिखाई दिया। मतलब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, काफी हाई वोल्टेज हमने मेंटेन की, काफी लो प्रेशर हमने मेंटेन किया, तो हमने यहां देखा कि यहां कुछ ग्रीनिश ग्लो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रीनिश ग्लो क्यों आ रहा है, इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एक डार्क स्क्रीन हमने बनाई। वो डार्क स्क्रीन होती है ZNS की। माना ये एक डार्क स्क्रीन ले ली मैंने ZNS की, तो इस स्क्रीन की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, तो इस स्क्रीन के ऊपर क्या देखा गया, यहां पर कुछ ब्राइट लाइट सी इसके ऊपर ऑब्जर्व हो रही है। अगर ये ब्राइट लाइट इस पे ऑब्जर्व हो रही है तो हमने क्या यहां से कंक्लूजन निकाला कि कोई ना कोई पार्टिकल यहां से पहुंच रहे हैं जो इस मेटल की प्लेट को ओवरकम कर रहे हैं और इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब वो पार्टिकल यहां से ही क्यों निकल रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखा। तो मतलब सिंपल सी बात है, कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जो इस एनोड की मेटल की प्लेट को भी पास कर रहे हैं, और पीछे जाके अगर ZNS की स्क्रीन है तो उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ZNS की स्क्रीन नहीं है तो पीछे जो हमारे पास ग्लास वॉल है उसके ऊपर ग्रीनिश ग्लो दे रहे हैं। अब इनकी पार्टिकल्स की और प्रॉपर्टीज को देखा गया। क्या प्रॉपर्टीज को देखा गया, अगर इन पार्टिकल के रास्ते में कोई हम व्हील रख दें, लाइक मैंने ये एक व्हील बनाया इन पार्टिकल के रास्ते में, ये रख दिया, ये एक ऐसे करके मैंने एक व्हील बनाया, रोटेटिंग व्हील है ये। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये व्हील बनाया तो ये व्हील रोटेट होना शुरू कर गया। अगर ये व्हील रोटेट हो रहा है तो मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये व्हील रोटेट हो रहा है। मतलब इन पार्टिकल की खासियत है कि ये जो पार्टिकल आ रहे हैं, जो ये रेज आ रही हैं, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि ये व्हील तक को रोटेट कर पा रही है। और क्योंकि ये पार्टिकल्स कैथोड से निकलते हुए, कैथोड से की तरफ से आते हुए हम कह रहे हैं कि एमिट हो रहे हैं, तो हमने इनको कैथोड रे बोला। अब एक्चुअल इनका रीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये कैथोड से आते हुए हमें लग रहे हैं और इधर से आ रहे हैं और पीछे जाके ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको कैथोड रे कहा गया। सो इनकी क्या प्रॉपर्टी आई सबसे पहली, सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करेंगे भाई, अगर जैसे मेरे पास सनलाइट आ रही है, वो अगर स्ट्रेट लाइन में आ रही है और मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया तो पीछे मेरी शैडो बन जाएगी। ऐसे ही यहां ये पार्टिकल जब जा रहे थे, इनके रास्ते में कोई चीज रख देते थे तो ये अपनी शैडो बना देते, वहां पर उस पार्टिकल की शैडो बन रही थी, मतलब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अगर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं होती तो अगर मैं रास्ते में खड़ा भी हो जाता तो ये यहां से बेंट होके चली जाती और शैडो बनने का कोई लॉजिक ही नहीं होना था। बट अगर शैडो बन रही है मतलब वो पार्टिकल स्ट्रेट आ रहे हैं और रास्ता मैंने ब्लॉक कर दिया है, तो वहां पर वो शैडो बना देंगे। ये पार्टिकल भी ऐसे शैडो बना रहे थे, इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं दे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने बताया अभी, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब उसको हमने कैसे चेक किया, रोटेटिंग व्हील इनके रास्ते में रखा और उसको इन्होंने रोटेट कर दिया, तो हम कह सकते हैं दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब थर्ड आता है, मैंने क्या बताया, ये ग्लास की प्लेट के ऊपर, ग्लास की जो वॉल थी उसके ऊपर कैसा ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिख लो, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो when strike the glass wall behind anode। क्लियर हुआ भाई, तो ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अगर इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ये प्रॉपर्टी सबसे खास प्रॉपर्टी है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन मेन पूछता है, इसको स्टार मार्क कर लो।
ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, लेकिन अगर हम इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रख दें, ये माना मैंने इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, एक तरफ मैंने ये लगा दी पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ लगा दी मैंने नेगेटिव प्लेट। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जाते जाते जैसे इनको पॉजिटिव प्लेट दिखाई दी, ये उस प्लेट की तरफ बेंट हो गए। स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, जैसे इनको रास्ते में पॉजिटिव प्लेट दिखाई दी, ये उस तरफ बेंट हो गए। सो ये ऐसे करके उस तरफ बेंट हो रहे हैं। मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज की तरफ ही कोई चीज अट्रैक्ट होती है। और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बने हैं। और जब उन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता किया गया, उनको और आगे स्टडी किया गया, तो ये पाया गया ये पार्टिकल क्या हैं? ये पार्टिकल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम सिंपली एक बात कहेंगे, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। सो राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। These rays deflected if deflected from their path from their straight line path if electric or magnetic field is applied। अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? एंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन indicates that they are made up of negatively charged particle क्या कहा गया? known as electron। सो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा खास हो जाता है भाई। ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं। यही पॉइंट इनका सबसे ज्यादा खास है। बस इसी पॉइंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इसको स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन आता है तो इसी चीज का आता है यहां, और फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है। मींस cathode ray are made up of negatively charged particle because they are deflected toward positive plate, and on study it was found that they are made up of electrons। so cathode ray are made up of electrons। अब एक बात सुनिए भाई, जो हमारे पास वो डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम देखें, उसमें अगर गैस लें, कोई भी गैस ले, माना ऑल्दो हमने गैस नियर टू वैक्यूम ली थी, बट कुछ ना कुछ तो गैस थी, अगर उस गैस को चेंज कर दे, हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस ले लें, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन से ही मिलके बने हैं। तो चाहे हाइड्रोजन गैस ले, चाहे कोई और गैस ले, कैथोड रे विल बी मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी तो एक जैसी है। मींस हम ये कह सकते हैं कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस ली है, चाहे हम हाइड्रोजन गैस ले, चाहे ऑक्सीजन गैस ले, या कोई और गैस ले, तो ये जो कैथोड रे हैं इनका नेचर चेंज नहीं होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन से आए चाहे ऑक्सीजन से आए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कीजिएगा। ये स्पेशल पॉइंट ही है ये भी, तो लिखिए नेचर ऑफ कैथोड रे
डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। ये पॉइंट भी भाई काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कुछ प्रॉपर्टी हम रिलेट करेंगे। एक प्रॉपर्टी आती है, चलो उसको मैं वैसे ही बता देता हूं, यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। देखो, यूजुअली अगर किसी चीज को मास से डिवाइड कर देना तो उसके आगे मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेसिफिक लगा देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज को हम यूजुअली लिख देंगे E बाय एम। चार्ज को अगर मास से डिवाइड कर दे तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो, स्पेसिफिक चार्ज यहां हम निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे क्या आएगा? हम कह सकते हैं एक तरीके से कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो इसको सोल्व किया, ये कूलम में आया और ये केजी में आया। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट वैल्यू विल बी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज आएगा फॉर द कैथोड रे। अब आप खुद देखिए, स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे के लिए कांस्टेंट आया है, चाहे गैस हाइड्रोजन हो, चाहे गैस ऑक्सीजन हो, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो। कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन की ही बनी है, और इलेक्ट्रॉन की अगर वो बनी हुई है तो हम कहेंगे उसका चार्ज भी फिक्स होगा और उन इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होगा, तो उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो भी फिक्स होगा। तो हम यहां ये बात कह सकते हैं, हियर E by M रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? नोट कीजिए। सो यहां ये पॉइंट लिख लो, स्पेसिफिक चार्ज in case of cathode ray does not depend on gas taken inside discharge tube। ये वाला सवाल भाई बहुत पूछता है। सो कैथोड रे किसकी बनी है, एक तो ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, और दूसरा स्पेसिफिक चार्ज यहां पर क्या आएगा। स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो मैंने बता दिया आपको, फिक्स आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और ये स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? सो नोट कीजिएगा भाई इसको। अब आगे आते हैं भाई, कैथोड रे के बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब प्रोटॉन के बारे में किससे पता लगा? एक और एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन के बारे में पता लगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और एनोड रे का दूसरा नाम होता है कैनाल रे। तो एनोड रे और कैनाल रे, अब क्यों इसको कैनाल रे बोलते हैं ये अभी मैं क्लियर करूंगा। सो हमारे पास सेकंड आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई?
एनोड रे एक्सपेरिमेंट से या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से। क्यों इनको बोलते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मेन रोल आता है थॉमसन का। सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। ऐसे ही प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसके बारे में लिख लो, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं भाई। देखो, वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर लो, सेम एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करें, वही सेम आप यहां पर दो मेटल की प्लेट लगा ले लो, लेकिन अब की बार मेटल की प्लेट में हमने खासियत ली है, जो अब की बार हमने कैथोड लिया है, ये वही कैथोड ले लिया हमने लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमने एनोड ले लिया। वही सेम चीज, इसको हम 2 वैक्यूम कर देंगे। ये हमने कर दिया 2 वैक्यूम। वही लो प्रेशर हम यहां मेंटेन करेंगे और वही हाई वोल्टेज हम यहां मेंटेन करेंगे, लेकिन फर्क है जो ये कैथोड है, इस कैथोड में आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने छेद लिए हैं। कैथोड के अंदर परफोरेशन ली है, मतलब कैथोड की जो मेटल की प्लेट ली ना मैंने, उस प्लेट के अंदर छेद करके कर दिए हैं मैंने कुछ। सो यहां पर कैथोड परफोरेटेड है, सिर्फ यही फर्क है। ये हमारे पास एनोड हो गया। अब पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, पिछले एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे थे तो राइट साइड पे आपको ग्रीनिश ग्लो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ये प्लेट नॉर्मल थी कैथोड की तो कुछ खास कैथोड के पीछे हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही कैथोड में परफोरेशन ली, इस कैथोड के पीछे हमें रेडिश ग्लो दिखाई देने लग गया, रेडिश ग्लो दिखाई देने लग गया यहां पर। मतलब यहां पर अगर रेडिश ग्लो आ रहा है तो फिर हमने ये दिमाग लगाया कि भाई जैसे हम कह रहे थे कि एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही है, तो डेफिनेटली सॉरी कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही है तो एनोड की तरफ से भी कुछ रेज आ रही होंगी। बट अगर हम नॉर्मल प्लेट ले रहे थे तो एनोड रे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको क्रॉस कर पाए, उसको पेनिट्रेट कर पाए। मतलब इन एनोड रे की पेनिट्रेशन पावर कम थी, कैथोड रे की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, तो नॉर्मल प्लेट को भी वो पेनिट्रेट कर गई थी। लेकिन एनोड की पेनिट्रेशन पावर अगर कम है तो परफोरेटेड लेने के बाद हमें रेड ग्लो दिखाई देने लग गया, क्योंकि वहां उस छेद से वो पास होकर चली गई है। और क्योंकि यहां हमने एनोड को परफोरेटेड लिया है, सॉरी कैथोड को परफोरेटेड लिया है, तो इसी वजह से, इस परफोरेशन की वजह से ही हम एनोड रे को कैनाल रे बोलते हैं, बिकॉज ये एक तरीके की कैनाल से जाती है, एक तरीके के छेद से जाती हुई दिखाई देती है। दैट्स वाई एनोड रेज आर ऑल्सो नोन एज कैनाल रे, बिकॉज ये कैनाल के थ्रू जाती हुई दिखाई देती है। सो यहां एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्या फर्क आएगा, हेयर कैथोड वाज टेकन टू बी परफोरेटेड, तो यहां हम ये कह सकते हैं कैथोड वाज परफोरेटेड हेयर। सो इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड परफोरेटेड लिया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस हुआ। बाकी इन रेज की भी फिर प्रॉपर्टीज को देखा, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, बट इनकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी कम है, सो नॉर्मल प्लेट से पास नहीं हो पाती हैं, परफोरेटेड से ये चली जा रही है। लेकिन एक बहुत खास बात इन रेज की आई, सो राइट डाउन दिस एक्सपेरिमेंट। अब वो वाले पॉइंट नहीं लिखवाएंगे भाई हम, जो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक कैथोड रे, वो नॉर्मल बात है, उनको ज्यादा पूछता भी नहीं है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, बिल्कुल करती हैं ये भी। यहां पर मेन पॉइंट क्या आएगा, अगर ये रेज ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, इनके पाथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया या
इनके पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड रखी गई, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन डिफ्लेक्शन का तरीका चेंज हो गया। अब ये रेज स्ट्रेट लाइन में जैसे ही जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में जैसे ये आ रही थी, आते आते ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। ऐसे अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो यहां से हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनी है। पीछे वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, मींस वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी है, और अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो राइट डाउन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, they got deflected towards negative, which indicates that they are made up of positively charged particle। क्लियर हुआ भाई? ये मींस ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं। सो ये वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां बात ये आती है भाई कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली है ना, वहां से ये पार्टिकल जनरेट हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एनोड यहां से पार्टिकल फेंक रहा है। मतलब सर हो क्या रहा है? होने का मतलब ये है, यहां पर मैंने कहा था आपको टू वैक्यूम तो है, लेकिन कुछ गैस यहां पर जरूर है। अब अगर यहां पर कोई गैस है तो वो गैस इतनी ज्यादा, जब आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे 10⁴ वोल्ट, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही थी कि यहां पर अगर कोई गैस यहां पड़ी है, वो गैस आयनाइज हो जाती है। वो गैस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देती है। वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, और वहां से पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं जो कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पार्टिकल वहां से आएंगे। मतलब सर क्या आप ये कह रहे हो कि एनोड कोई पार्टिकल नहीं छोड़ रहा है? बिल्कुल। मेन जो पार्टिकल आने का यहां पर रीजन है, एनोड जनरेट होने का जो रीजन है, एनोड के रेज जनरेट होने का जो रीजन है, वो रीजन यहां पर, यहां जो गैस प्रेजेंट है उसका आयनाइजेशन है। कैसे है एक्सप्लेन करता हूं। माना यहां पर मैंने गैस ली ए, तो वो गैस आयनाइज हुए। वो गैस जैसे ही आयनाइज हुई उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हो गया। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड की तरफ जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बन गया, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, मींस एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। कोई मैंने बी गैस ली, उसने माना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हो। तो अब आप एक चीज देखिए, गैस चेंज होने से आयन चेंज हो गया है, एनोड रे चेंज हो गई है, लेकिन कैथोड रे अभी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। मतलब सर आप क्या ये कह रहे हो कि एनोड रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे? बिल्कुल। जैसे माना मैंने यहां डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ली होती, तो उसका एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता, तो वो H+ बना लेता। और हाइड्रोजन गैस के केस में जो ये H+ बनता है ना, इस H+ में सिर्फ एक अकेला प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कैसे इसमें अकेला प्रोटॉन होता है वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो मतलब इफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब इज हाइड्रोजन गैस, देन द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड विल बी H+ which has only प्रोटॉन। तो यहां से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। तो यहां एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि जो एनोड रे है, उस एनोड रे पे चार्ज भी चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन गैस। तो यहां चार्ज चेंज हो जाएगा। गैस अलग है तो वो आयन भी अलग जनरेट हो रहा है, तो मास भी अलग हो सकता है। तो मतलब
क्या सर आप ये कह रहे हो नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द गैस टेकन? यस, not only nature of anode ray depend on gas taken inside discharge tube, but also the specific charge will depend on gas taken inside discharge tube. देखिए, लिखिए ये स्पेशल पॉइंट, एनोड रे इज मेड अप ऑफ ion of gas taken inside discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस बनी थी उसके आयन से ये एनोड रे हमारे पास फॉर्म होगी, एंड हेंस नेचर ऑफ एनोड रे will depend on gas taken inside discharge tube. अब यहां स्पेसिफिक चार्ज कैसे इस पे डिपेंड करेगा, तो ये वाला पॉइंट भैया आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, बट कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से ही बनी है, तो कैथोड रे के केस में हम ये बात नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां क्या आता है, वही वाला स्पेशल पॉइंट आएगा यहां, कौन सा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, E/m रेशियो। इन केस ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो आप गैस लोगे ना, उसके ऊपर E/m रेशियो डिपेंड करेगा यहां, बिकॉज E/m रेशियो में हमारे पास दो चीजें हैं, चार्ज है और मास है। मैंने बताया चार्ज भी चेंज हो रहा है गैस लेने पे, डिफरेंट गैस लेने पे, कहीं चार्ज +2 आ रहा है, कहीं पर चार्ज +1 है, और नेचर ऑफ गैस तो वैसे ही चेंज हो रहा है, कहीं A है, कहीं B है, कहीं H+ है। सो मास चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, किसी एक चीज के भी चेंज होने से स्पेसिफिक चार्ज तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। सो E/m रेशियो इन केस ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन द गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है भाई, ठीक है भाई। ये था फिर हमारे पास एनोड रे से रिलेटेड। एनोड रे के बाद हम करते हैं, अब हम थर्ड इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है भाई, किसने इसको डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, बेरिलियम की एक थिन फॉइल ली, उस पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराने के बाद उन्होंने देखा कि वहां न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, राइट डाउन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ये बहुत पूछता है भाई क्वेश्चन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक। कैसे डिस्कवर किया, मैंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम with alpha particles, with alpha particles। यहां ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये लिया हमने बेरिलियम 4 9, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर है, आगे भी डिस्कस करेंगे।
दूसरा लिया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सिंपल हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। इसको जैसे इस पे बम्बार्ड किया तो हमारे पास कार्बन जनरेट हो जाएगा 6 12 और साथ में न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएंगे 0 1। अब एक चीज देखो भैया, कैसे आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। नीचे जो टोटल सम होगा लेफ्ट साइड, वो सम राइट साइड भी बराबर होगा। 4 + 2 6, राइट साइड 6 + 0 6। टॉप पे 9 + 4 13, 12 + 1 13। अब आपको एक बात पता है, न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 0 है, न्यूट्रल, इसीलिए नीचे 0 आ गया। तो कितना चार्ज और कितना मास होगा उसके बारे में हम अभी देखते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक बाय बम्बार्डिंग द बेरिलियम शीट विद अल्फा पार्टिकल्स। उससे कार्बन जनरेट होगा और साथ में न्यूट्रॉन बन जाएगा। सो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया तुम्हें होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। अब हम इन 3 पार्टिकल्स के बारे में ये देखेंगे, इस पे कितना चार्ज है, कितना मास है, बिकॉज आगे सारी केमिस्ट्री में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो राइट डाउन। अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिख लें पार्टिकल। पार्टिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसका सिंबल लिख लें, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास एन हो गया है। ये हमारे पास इनके सिंबल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास इनका मास। मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, मैंने भी लिखवाया भी था, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। नियरली 1 AMU के इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इट इज नियरली इक्वल टू 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास भी यही सेम, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, मैंने जो ये जगह छोड़ी है, ये हो जाता है 49, 1.6749 या 1.675 लिख देती हैं कई बार किताबें, और ये हो जाएगा 1.6726 या 1.673 लिख देती हैं। तो याद रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो नियरली सेम है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन अगर फिर भी अगर ज्यादा डेप्थ में पूछे तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, और ये वैल्यू नियरली 1 AMU है इन दोनों के लिए। और यहीं पर अगर इनके चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तीनों पार्टिकल्स के, सो राइट डाउन चार्ज। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे होगा, बट प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, चार्ज 0 होगा। सो ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा भाई। सो ये फाइनल हमने टेबल बना ली है, जिसमें ये हमारे पास पार्टिकल्स आ गए, इनका चार्ज आ गया, इनका मास आ गया, क्लियर है? किसने डिस्कवर किया ये मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन,
प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टेबल हमें पता होनी चाहिए, इनके मास पूरे एग्जैक्ट रटी हुई होनी चाहिए चीजें। और जो ये इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो ये चार्ज है ना, इसको हम कई बार माइनस ई से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम कई बार माइनस ई भी लिख देंगे। ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो प्रोटॉन को क्या सर हम प्लस ई लिख देंगे? यस। ई की वैल्यू क्या है? ई मैंने बता दिया है, वेयर ई वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज और मास है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहीं पर एक और पार्टिकल है भाई, अल्फा पार्टिकल, जिसको मैंने बताया, तो उसको भी लिख लो, स्पेशल केस। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हीलियम के अंदर से, हीलियम के एटम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, खाली न्यूक्लियस रह गया। न्यूक्लियस तो यही है ना, बाहर की ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब है? हीलियम न्यूक्लियस का मतलब है हीलियम 2+ विल बी अल्फा पार्टिकल। मतलब सर इस पे चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर? अगर अल्फा पार्टिकल पे मैं बात करूं चार्ज और मास की, अब आप लोग खुद कह सकते हो चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा +2e, या +2 कह दो, क्योंकि 2 प्रोटॉन अंदर बच गए। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e, दूसरे पे होगा, 2 पे होगा +2e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो मास कितना होगा? मास होगा हीलियम के एटम का जो मास होता है दैट इज 4 AMU और 4U। सो याद रखना भाई, ये अल्फा पार्टिकल भी बहुत पूछता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? +2e, मास कितना होगा? 4 AMU या 4U। क्या ये बात क्लियर हुई? सो हमने आज क्या क्या कर लिया अभी तक? हमने किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे को कैनाल रे बोलते हैं, एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय बम्बार्डिंग बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। एक क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा इनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है, काफी पूछता है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज of alpha particle and proton। सोल्व करो, ट्राई करो। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। पोज करके ट्राई करो। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। स्पेसिफिक चार्ज मैंने बताया E/m रेशियो, मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो E/m फॉर अल्फा पार्टिकल कितना होगा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज अभी बताया मैंने +2e होता है, और मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 AMU। यहीं पर E/m प्रोटॉन का कितना होगा? प्रोटॉन पे चार्ज मैंने अभी बताया था, हमने पीछे देखा था, क्या देखा था? कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे? +e। और मास मैंने बताया था ये नियरली 1 AMU है। अगर आप इस चीज को देखो तो ये नियरली 1 AMU है। तो यहां पर हम इस बात को वहां लिख सकते हैं, मतलब मास विल बी 1 AMU एंड चार्ज विल बी +e। तो यहां लिख दो +e चार्ज हुआ और 1 AMU मास हुआ। अब कहता है इन दोनों का रेशियो निकालो, डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास? E से E कट गया, AMU से AMU कट गया। सो हमारे पास क्या जाएगा? E/m फॉर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू E/m ऑफ प्रोटॉन।
तो वैल्यू कितनी गई 2/4, दैट इज 1/2, 2/4 1/2। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो ये क्वेश्चन पूछता है E/m चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालना है, तो वो वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई भाई? नोट कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? इससे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया था। कैसे निकाला गया था वो ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बट इतना जरूर पता होना चाहिए हमें कि भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया। सो राइट डाउन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें पॉइंट लिखिएगा किस लिए था ये एक्सपेरिमेंट। लिखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was calculated by Millikan through his oil drop experiment। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई, सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया? मिलिकन ने। यही मेन पॉइंट है। और तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बताता हूं कि भाई कैसे उसने कैलकुलेट किया था। इसका थोड़ा सेटअप समझते हैं एक बार। सो इसके सेटअप में हमने ये एक चैम्बर ले लिया, ये माना हमने एक चैम्बर लिया। इस चैम्बर में हम क्या करेंगे, दो यहां पर एक एटोमाइजर डाल देंगे। ये एटोमाइजर क्या होता है अभी बताता हूं। ये हमारे पास एटोमाइजर हो गया। बना लो इस सेटअप को, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही पॉइंट था इसका कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया। बस थोड़ा सा ये सेटअप बता देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे हुआ था ये। इस एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट बनाई गई। ऑयल ड्रॉपलेट एटोमाइजर कैसे होता है, जैसे स्प्रे होता है ना, वो स्प्रे फेंकता है, तो अगर उसको प्रेस करे तो वो पानी के वाटर वेपर के स्प्रे की फॉर्म में वाटर को फेंकेगा। ऐसे ही सेम एटोमाइजर है, ऑयल ड्रॉपलेट को फेंकेगा। यहां पर ऑयल ड्रॉपलेट ली गई। उसके बाद क्या लिया गया, यहां पर दो मेटल की प्लेट ली गई, एक ये ले लो, एक ये ले लो। इस वाली मेटल की प्लेट में एक होल कर दिया गया, तो ये हमारे पास स्मॉल होल है, ये यहां पर होल है। ये होल किस लिए है, ऑयल ड्रॉपलेट इस होल के थ्रू जाना स्टार्ट करेंगी। इन मेटल की प्लेट को चार्ज कर दिया गया। ऊपर वाली इस मेटल प्लेट को हमने कर दिया पॉजिटिव चार्ज और इस वाली मेटल प्लेट को हमने कर दिया नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो इनको एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और उसके चार्ज होने की वजह से उसके मोशन को हम एक्सेलरेट या रिटार्ड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द ये जो मेटल की प्लेट पे चार्ज है। सो उसके मोशन की स्टडी करने के लिए सारा किया गया। यहां पर हम लोग टेलीस्कोप लगा देते हैं एक, ये हमने यहां पर एक टेलीस्कोप टाइप से लगा दिया है। तो ये हमारे पास हो गया टेलीस्कोप, इसके मोशन को स्टडी करने के लिए। यहां जो चैम्बर में गैस है उस गैस को आयनाइज करने के लिए हम यहां पर एक्सरे डाल देते हैं। एक्सरे डाल देंगे। एक्सरे क्या करेगी, यहां जो गैस प्रेजेंट है उस गैस को आयनाइज कर देगी। आयनाइज करने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन वगैरह को लूज करवा देगी। अब आप खुद सोचो, उसके इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हो चुके हैं इस यहां चैम्बर में। जब ऑयल ड्रॉपलेट आएगी इन इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पे रख लेगी। कहीं एक इलेक्ट्रॉन रख लेगी, कोई एक ऑयल ड्रॉपलेट दो रख लेगी, कोई ज्यादा रख लेगी। तो ऐसा करने से वो जो ऑयल ड्रॉपलेट यहां आ रही है
उस पर कितना चार्ज आया है, वो जो ये प्लेट है, इन प्लेट के द्वारा हम उसके मोशन को एक्सेलरेट और रिटार्ड करा के इन चीजों की स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया, इस एटोमाइजर ने ऑयल ड्रॉपलेट छोड़ी, वो ड्रॉपलेट स्मॉल होल से जाना स्टार्ट की, रास्ते में एक्सरे ने गैस को आयनाइज किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अपने सरफेस पे उसने रख लिए ऑयल ड्रॉपलेट ने, उस वजह से ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट कितना होगा, अब आप खुद बताओ। उसने अपने सरफेस पे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा। माना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और उसने अपने सरफेस पे रखे हैं N इलेक्ट्रॉन, सो टोटल चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट पे होगा Ne। सो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट को हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू Ne। सो यहां यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी Ne। और इसकी मदद से उसने देखा हर एक के ऊपर एक फिक्स क्वांटिटी का चार्ज आ रहा है, और वो है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 माइनस में उसका मल्टीपल आ रहा है, उसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 वगैरह वगैरह। तो मतलब वो जो मिनिमम चार्ज वहां पर गया है, वो मिनिमम चार्ज की वैल्यू उसने 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम निकाली, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। सो तुम्हें बस मेन बात ये याद रखनी है, क्यू क्या है यहां पर इस फॉर्मूले में, क्यू इज चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। कई बार अगर न्यूमेरिकल दे दे तो हमें पता होना चाहिए, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन की वैल्यू 1 2 3 समथिंग होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। एंड ई क्या है, ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? सो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट था। तुम्हें बस इसमें काम की चीज ये याद रखनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन थ्रू हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम। और ज्यादा से ज्यादा चीज याद करो तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, चार्ज ऑन 1 ऑयल ड्रॉपलेट विल बी इक्वल टू जितनी उसने ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हैं उनका नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन। सो क्यू इज इक्वल टू Ne। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सो क्लियर हुआ भाई, नोट कीजिए। सो आज हमने क्या क्या किया भाई, एक बार स्टार्टिंग से इन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया एटम के बारे में। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल थे, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके बारे में पढ़ा। फिर उनकी डिस्कवरी पढ़ी। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मेन क्रेडिट जाता है थॉमसन को। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने मेन क्या लिया, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर जब लिया, ऐसे केस में हमारे पास कैथोड रे ऑब्टेन हुई हमें, और उन कैथोड रे पे कैसा चार्ज था, दे वर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये मेन पॉइंट था भाई, जिनको इलेक्ट्रॉन हमने बोला। और यहां नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इनका स्पेसिफिक चार्ज निकाला जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आई, ये भी डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से की। एनोड रे को कैनाल रे बोलते हैं। क्यों कैनाल रे बोलते थे, बिकॉज यहां कैथोड परफोरेटेड था, इसलिए कैनाल रेज बोलते हैं। उसके अंदर से कैनाल से ये रेज जाती हुई दिखाई दी। प्रोटॉन की डिस्कवरी में किसका मेन रोल था, गोल्डस्टीन का था। और ये जो हमारे पास एनोड रे थी, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गैस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है। सो दिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। और यहां जो स्पेसिफिक चार्ज भी था, वो स्पेसिफिक चार्ज भी डिपेंड कर रहा था गैस के ऊपर। फिर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। किसने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की,
चैडविक ने। कैसे? बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करा के। उसके बाद हमने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल पे क्या चार्ज था, क्या मास था, और इसके बारे में थोड़ा हमने देखा। और लास्ट में हमने क्या देखा? लास्ट में हमने किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की कैलकुलेशन, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन थ्रू हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो ये सारा था भाई आज के लेक्चर से रिलेटेड। बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस